Hey students, good morning. I hope you all have completed your exercises of the previous chapter, and now we will start the new chapter, the chapter number 11. The chapter name is The Making of the National Movement after 1817 to 1947. It means in the previous chapter what we have studied all the motto that in this chapter, then in the previous chapter what we have studied we will conclude in this chapter, and we will also get the conclusion that how we have get the independence after the 1947. In this chapter as well as we will clear then what changes has been created by the British East India Company during the 16th to the 1947 century. Okay, then now let's start the chapter name is the making of the national movement 1817 to the 1947. Okay, look, here is a figure number first. Police dragage demonstration during the क्वाइट इंडियन मूवमेंट, ये उस समय के सारे इवेंट इसमें दर्शाए गए एक पिक्चर में, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उस पिक्चर के बारे में यहाँ पर कुछ कंक्लूजन दिया गया है, कुछ यहाँ पर उसके इवेंट हैं जो शो किए गए हैं इस पिक्चर में। चलिए आगे देखते हैं इस पैराग्राफ को। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द ब्रिटिश कॉन्क्यूट्स ऑफ द टेरिटरी एंड द टेक ओवर ऑफ द किंगडम। हम लोग जो कुछ भी पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं, पार्ट फर्स्ट से लेकर के पार्ट सेकंड में हिस्ट्री में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको याद करते हुए चलेंगे। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि कैसे जो भारतीय भू क्षेत्र है, यहाँ का जो भी टेरिटरी थी, यहाँ के जो किंगडम्स थे, जो स्टेट्स थे, प्रोविनेंस थे, उस पर किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, किस तरह से उन रियासतों पर अपना कब्जा कर लिया, ये सब कुछ भी हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में देखा था। कभी किसी नियम के बदौलत, कभी किसी नियम को लगा करके, कभी स्थायी बंदोबस्त लगाया, कभी हड़प नीति लगाई, बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगाए, और उनका बस एक ही मोटो था कि इन सारे रूल रेगुलेशन के वजह से इनका मेन ध्येय ये था कि ये सब रूल रेगुलेशन लगा करके हम लोग भारत के हर एक राज्य, हर एक टेरिटरी, हर एक प्रोविनेंस को अपने कब्जे में कर ले। इसको हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। सेकंड हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लॉ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसके साथ साथ नए कानून और प्रशासनिक संस्थाओं की भी शुरुआत की गई। 1773 के तहत आप लोगों ने देखा रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया। इसके बाद नए नए कानून लगाए गए, कभी कभी महालवाड़ी संस्था हमारे भारतवर्ष पे लगाई गई। तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। प्रशासनिक इकाइयों में हम लोगों ने देखा कि नवाब को हटा करके गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल, इसके बाद से मेयर, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि कैसे इस चैप्टर में ये वन बाय वन ये सारी चीज़ें चेंज होती गई हमारे भारतवर्ष में। थर्ड हमारा टॉपिक है चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ द पीजेंट एंड द ट्राइबल। किस तरह से किसानों और जो ट्राइबल्स थे, यहाँ के जो ट्राइबल मतलब व्यापारी, एक जगह से दूसरी जगह जा कर के व्यापार करते थे, कैसे उनके सारे चीज़ों को, कैसे उनके लैंड्स को, कैसे उनके टैक्सेस को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत सारे नियम, बहुत सारे लॉ, कानून लगाए गए। नेक्स्ट है डिबेट रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द वुमेन। इसके साथ साथ औरतों के स्थिति पर, भारत में उस समय जो औरतों की स्थिति थी, उस स्थिति को सुधारने के लिए भी बहुत सारे डिबेट अंग्रेजों के द्वारा किए गए। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम में भी बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिले। सोशल एंड द रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक और धार्मिक सुधार भी बहुत सारे हम लोग को देखने को मिले। द रिवोल्ट ऑफ द 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ, और इसके साथ साथ 1857 की क्रांति और उसके बाद की स्थिति भी हम लोग को इस चैप्टर में देखने को मिली है। द डिक्लाइन ऑफ द क्राफ्ट एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, और किस तरह से हमारा क्राफ्ट जो है, हमारे यहाँ की शिल्पकारी ख़त्म करके एक औद्योगिक कॉलोनियल सिस्टम ग्रोथ कर रहा था हमारे भारतवर्ष में, ये भी हम लोगों ने पिछले वाले सारे चैप्टर में देख लिया है। इट मीन्स दिस आर टॉपिक हैज़ बीन क्लियर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट यू हैव रीड अबाउट दिस इशूज, डू यू थिंक
इंडियंस वर discontented with the British rule? If so, how were different groups and the classes dissatisfied? अगर ऊपर के सारे बेसिस को हम लोग देखें तो इससे हम लोग एक चीज़ तो समझ रहे हैं कि एक चीज़ हम अपने आप से ये पूछ सकते हैं इन सारे इश्यूज़ को देखने के बाद कि क्या जो भारतीय थे, इंडियंस थे, वो ब्रिटिश रूल से असंतुष्ट थे? एंड इफ़ सो, और अगर वो असंतुष्ट थे, देन हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड द क्लास डिससेटिस्फाइड? तो किस तरह से बहुत सारे क्लास, बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे वर्ग हमारे समाज में जो थे वो क्यों असंतुष्ट थे? अगर थे तो क्यों थे, कैसे थे? इनके बारे में आइए हम लोग आगे वाले चैप्टर में और पढ़ते हैं। first heading of this chapter is the emergence of the nationalist, राष्ट्रवाद का उदय। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, इमरजेंस मतलब उदय, राष्ट्रवाद का उदय। The ever maintained developments led the people to ask a crucial questions। जितनी भी डेवलपमेंट हमारे भारतवर्ष में हुए, जितना भी हम लोगों ने इसके पहले टॉपिक देखा था, इन सारे डेवलपमेंट ने भारतवर्ष के लोगों के मन में एक क्वेश्चंस, एक प्रश्न, उनके मन में होड़ वाले प्रश्न उत्पन्न होने लगे देख करके। क्या? देन व्हाट इज़ द कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर हुम इट इज़ मींट? क्या ये भारत देश है? और अगर ये भारत देश है तो ये देश किसका है? इसका मतलब क्या हुआ? द आंसर दैट ग्रेजुअली इमर्ज, और इसका प्रश्न आंसर जो हम लोग को धीरे धीरे मिलता गया। फर्स्ट टाइम में नहीं समझा हम लोगों ने इसका आंसर, हम लोग एक लंबा समय लगा इस क्वेश्चंस के आंसर को कैरी करने के लिए, एक लंबा समय लग गया। और आंसर क्या था? इंडिया वाज द पीपुल ऑफ द इंडिया। जो भारत है वो भारतीयों का है। ऑल द पीपल इरिस्पेक्टिव, चाहे यहाँ पे किसी भी क्लास के लोग हो, किसी भी कलर के हो, कास्ट हो, क्रीड हो, लैंग्वेज हो, जेंडर हो, किसी भी भाषा के, किसी भी लिंग के, किसी भी अगर हम उत्पत्ति के आधार पे देखें, अगर हम उनके रंग भेद के आधार पे देखें, उनके वर्ग के आधार पे देखें, जाति के आधार पे देखें, तो इन सभी लोगों को मिला करके इन सभी का भारत है। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड द सिस्टम, यहाँ तक ये देश इनका है, यहाँ के रिसोर्स इनके हैं, यहाँ के सिस्टम इनके हैं। फॉर मींट ऑफ ऑल ऑफ देम, ये सब का है, इन सभी भारतीयों का है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति के लोग भारतवर्ष में रहते हो। With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of the India and the lives of its people। इस आंसर, जब ये आंसर हम लोग को मिला, तब जाकर के हम लोगों ने समझा कि जो ब्रिटिश है वो भारतीयों के, उनके रिसोर्सेज, उनके लाइफ, उनके सांसें, उनके सोल, हर एक चीज़ पर ब्रिटिश अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। एंड until this control was ended, Indian could not be for Indian। और अगर ऐसा हो जाएगा कि हम पूर्णतः भारतीयों के कंट्रोल में, अगर हम पूर्णतः ब्रिटिश के कंट्रोल में चले जाएंगे तो फिर ये भारत भारतीयों का नहीं होकर के अंग्रेज़ों का हो जाएगा, ऐसा हमारे देश के लोगों का मानना था। लेकिन ये जो, अगर हम बात करिए थिंकिंग की, तो ये थिंकिंग उस समय नहीं आई जिस समय 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में शासन करने आई थी। ये थिंकिंग हमको कब आई? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द 1857, 1857 की क्रांति के बाद ये थिंकिंग हमारे मन में आई। इसके पहले तो हम लोग यही सोच रहे थे कि these are the only tribers or these are the only traders who have come here to the business। हम लोग बस यही सोचते थे कि ये तो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत में आया है, एंड दैट्स इट। हम लोग इसी को समझ करके अपने लाइफ को जी रहे थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिश हमारे देश में सुधार करने आया है, हमको सिविलाइज्ड बनाने आया है, और ये सिविलाइज्ड बना करके हमको हमारे ही ऊपर अपना कब्जा करना चाहता था। ये बात हम लोग को बहुत बाद में समझ में आई, बट समय रहते ये समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ? दिस कॉन्शियसनेस बिगेन टू बी क्लियर्ड स्टार्टेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर द 1815। देखिए 1850 के बाद जो भी संस्थाएं भारतवर्ष में बनी, वो सभी संस्थाएं अब इस सोच को लेकर के संस्थाएं बनाने लगे। जो भी राजनीतिक दल थे इस सोच को लेकर के अपने दल बनाने लगे, क्या कि अब यहाँ से ब्रिटिश को हटाना है। उनके माइंड में कि बिल्कुल ये बात अब आ चुकी थी। स्पेशली दोज दैट केम इन टू बिगिन इन द 1870s, खास करके जो संस्थाएं 1870 से 1880 के बीच में बनी थी, इनका टोटल मोटो यही था, दैट वाज कि अंग्रेज़ों को भारतीयों के
भारतीयों पे जो कब्जा ये लोग करके बैठे हैं इनको बिल्कुल हटाया जाए। इनका मेन मोटो यही था। मोस्ट ऑफ दिस वर लेड बाय द इंग्लिश एजुकेशन प्रोफेशनल सच एज द लॉयर। और ये जो 1870 से 1880 के बीच में जो भी संस्थाएं बनी हैं, ये खास करके ज़्यादातर संगठनों के जो ये बागडोर संभालने वाले थे, ये कौन थे? वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर थे। वकील थे, अंग्रेजी शिक्षित, यानी पढ़े लिखे लोग थे खास करके, और उसमें ज़्यादातर लॉयर थे जो ये चाहते थे कि 1870 से 1880 के बीच में जो कुछ भी संगठनें बने, उनकी यही चेतना हो, यही उनकी गहरी सोच हो चुकी थी कि अब ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरह से यहाँ के बागडोर को संभालने से हटाना है। जो यहाँ पे एक पॉलिटिक्स के रूप में, राजनीतिक दलों के रूप में भारत पर शासन कर रहे गवर्नमेंट बन करके बैठे हुए हैं, इन गवर्नमेंट को यहाँ से हटाना है। द मोर इम्पोर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा। और ऐसे संगठनों में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन एंड द मद्रास महाजन सभा। यानी ऐसी सभाएं थी जो 1870 के बाद 1880 के बीच में बनी हैं, और यही संस्थाएं, यही संगठन लोगों के मन में चेतना भर रहा था कि आप लोग अंग्रेज़ों का विरोध करें। एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा अगर कोई दल निकल करके आया तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस की, वो निकल करके आई। नोट द नेम। अगर हम लोग पूना सार्वजनिक सभा को देखें तो इसका लिटरली मतलब ही क्या होगा? सार्वजनिक मतलब सभी के लिए जो हो, ठीक है। यानी सार्वजनिक इज और ऑफ ऑल द देम ऑफ द पीपुल ऑफ द इंडिया। इस भारत के सभी लोगों के लिए सभा थी। एंड दो मेनी ऑफ दिस एसोसिएशन फंक्शन इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत ऐसे एसोसिएशन बने जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जा कर के अपना ये कार्य कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने का। देयर गोल वर स्टार्टेड एज द गोल ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया। उनका मेन उद्देश्य यही था कि भारत के सभी लोगों को अंग्रेज़ों के प्रति जो विद्रोह अंग्रेज हमसे कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित बागडोर हमारे ऊपर संभाल करके बैठे हैं, उनको कैसे हम लोग अपने बागडोर को हटाएं, अपने बागडोर से, अपने गवर्नमेंट से उनको कैसे हटाएं। द वर्क विद द आइडियाज दैट द पीपुल शुड बी सार्वजनिक एंड मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड द की फीचर्स ऑफ द नेशनलिस्ट। इस में बताया गया लोगों को कि किस तरह से आप अपने चेतना के माध्यम से अपने राष्ट्रवाद को बचा सकते हैं। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, दे बिलीव दैट द इंडियन पीपुल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। इन सभाओं ने लोगों को ये बताया कि आपके अंदर खुद आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने आप को ऐसे डिसीजन में रख सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आपको किसी के भी नीड की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की नीड नहीं चाहिए, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आपके अंदर इतना पावर है कि आप खुद ये डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या आपके रिगार्डिंग है और क्या नहीं, क्या आपके लायक है और क्या नहीं। ठीक है, तो इतना आज हम लोगों ने जो 3 पैराग्राफ 1 to 3 पैराग्राफ क्लियर किया है, इसको आप लोग घर पे पढ़िएगा। और देखिए, ये जो चैप्टर है हम लोग को, ये पूरे हमारे भारतवर्ष में जितने भी लोगों को जागरूक करने के लिए मूवमेंट्स किए गए हैं ना, जो भी मूवमेंट्स हमारे नेशनल मूवमेंट चले हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, उस सारे मूवमेंट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड दिस चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड द फर्दर क्लासेज आल्सो। ओके, सो बी केयरफुल and study this chapter carefully. If you have any problem, any query, then you can answer me, you can call me, you can message me. Okay, bye students.